तो नहीं होगा किसी को, है ना? पिछली क्लास से कोई डाउट तो नहीं किसी को? थोड़ा सा जो मैंने आपको बोला था कि सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर, मैं उसको भी डिटेल कर देती हूँ, ठीक है? बहुत आसान है, बहुत इजी है, वैसा कुछ है नहीं उसमें। बाकी सारे क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे आप लोगों ने। देखिए, ग्रास हॉपर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है? आसान है, मेरी आवाज क्लियर जा रही होगी, है ना? देखिए, यहाँ पे जब आप हेनकिंग का नाम देखते हैं, किनका नेम देखते हैं? हेनकिंग का नाम देखते हैं आप लोग। हेनकिंग ने भी इसी ग्रास हॉपर का इस्तेमाल करके, इसी का यूज करके क्या किया था? अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, ठीक है? यहाँ पे इस सेक्शन की खासियत ये है, अगर मैं बोलूँ तो इसने ना तो जीरो लिखा है ना डैश लिखा है, ठीक है? इस सेक्स डिटर्मिनेशन से बहुत अच्छे तरीके से ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी कि जो हम लोग यहाँ पे जीरो देते हैं, ये जो जीरो है ना, एक्सओ टाइप भी कई लोग बोलते हैं इसको, कि हम लोग जो यहाँ पे जीरो मेंशन करते हैं, दैट मीन्स कि वो एक वेकेंट स्पेस को दिखाता है, खाली जगह को दिखाता है, ठीक है? तो इनका डिटर्मिनेशन कैसे, किस तरीके से होता है? हनी बी वाले केस में हमने देखा था कि फीमेल है तो डिप्लॉयड है, मेल है तो हेप्लॉयड है, ठीक है? वहां पे माइटोसिस मियोसिस का चक्कर था, वो सारा ड्रामा था, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है? और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था मैंने कल। यहाँ क्या है? फीमेल के पास 2x क्रोमोसोम्स है, दिख रहा है सबको? मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जो इसके पास एक है, इसके लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे ओ लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? जीरो लिखा जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? ये जीरो लिखा जाता है, ठीक है? इसकी खासियत है ये। यहाँ पे मैंने क्या किया? जीरो लिख दिया, ठीक है? अब जो वेकेंट स्पेस है, इसमें ये जीरो हम ना भी बिठाए तो आपको बात समझ आ रही है कि यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, ठीक है? गेमेट्स जब यहाँ पे फॉर्म होंगे, जब गेमेटोजेनेसिस होगा, यहाँ पे 2x क्रोमोसोम्स हैं। एक एक्स यहाँ कीजिए, एक एक्स यहाँ कीजिए, सबको पता है गेमेटोजेनेसिस जब होता है तो वहां पे जो गेमेट्स है वो हैप्लॉइड फॉर्म में फॉर्म होते हैं, ठीक है? मेल है यहाँ पे, बेचारे को स्कैरसिटी है क्रोमोसोम की, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स है, बस यही कैरी करेगा, दूसरा जो है कुछ नहीं है, ठीक है? डिटर्मिनेशन में आपको क्या करना है, मैं यही चीज कल आपको समझाना चाहती थी। वो तो बाय डिफॉल्ट ये गुड लक है कि ये बना हुआ मिल गया, है ना? तो यहाँ पे ये जो आप लोग वेकेंट स्पेस देख रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है? यहाँ पे वैसे ही जीरो लिख के, ठीक है? और इस पूरे चार्ट को क्लियर करना है। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको रफ वर्क से, ठीक है? जैसे सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ फीमेल लिखा है, यहाँ क्या किया मैंने? मेल लिखा है, ठीक है? फीमेल के पास 2x क्रोमोसोम्स लिखेंगे, मेल के पास XO लिखेंगे, उसमें कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है? बात बराबर एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स है, एक्स है। जब दोनों साइड से एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? ये फीमेल ही होगी, इसमें तो खैर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इधर से एक एक्स है और इधर से कुछ नहीं है, याद रखिएगा, ये जो मैं जीरो यहाँ पे कर रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम है इसके पास। यही मैं कल बोलना चाह रही थी बार बार। मेल है तो एक एक्स क्रोमोसोम होगा, फीमेल होगी तो 2x क्रोमोसोम्स होंगे, तो जिसकी वजह से हेनकिंग साहब जो थे वो बेचारे कंफ्यूज कर गए। और हेनकिंग ने क्या किया? नाम दे दिया एक्स बॉडी का, ठीक है? पूछा जाता ना, एक्स बॉडी को डिस्कवर किसने किया, एक्स बॉडी का कोई रोल होता है, इंपॉर्टेंस होता है, इसको क्लियर करने का काम किसने किया? तो आप लोग वहां पे क्या करते हैं? हेनकिंग का नेम जो है वो मेंशन करते हैं, ठीक है? तो ये पेज जो है यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा है, यहाँ पे जो मैंने जीरो लिखा है, ठीक है?
तो उसी के लिए जब आप यहाँ पे डिटर्मिनेशन करना स्टार्ट करेंगे, जीरो मतलब कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, तो आप चाहे उसको ऐसे लिखिए, ये बताने के लिए कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। गड़बड़ का मतलब आपने एरर नहीं लिखा, इसका ये मतलब है कि जब ये मेल पार्टनर है, व्हाट इज दिस मेल पार्टनर, ठीक है, तो ये इस चीज को क्लियर करता है कि अब ऐसा गारंटी नहीं है कि जो इसकी फीमेल पार्टनर भी होगी वो भी सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम को कैरी करेगी। वहां पे ये चीज है कि जो फीमेल है वो गारंटी देती है इस चीज के लिए कि जो ये 2x क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे इसने दोनों को कैरी किया हुआ, मेल बेचारे के पास एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर का होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इन सम इंसेक्ट्स ऑर्डर्स द फीमेल हैज टू सिमिलर एक्स क्रोमोसोम्स, दिख रहा है आपको यहाँ पे, दैट इज XX, while the male only has 1x। 1x लिखा इसने, यहाँ पे अपनी छुट्टी कर दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या इसने कहीं पे भी इस चीज का जिक्र किया, क्या मेंशन किया, एंड अनदर हैज ओ लिखा है इसने? मेल ओनली हैज 1x एंड अनदर इज ओ, ऐसा तो नहीं लिखा किसने। तो एक्स जीरो टाइप जो है यहाँ पे, तो ये कौन रिप्रेजेंट करता है? ग्रास हॉपर। कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स करते हैं, इनकी डिटेलिंग होगी जब आप आगे जाके एंटोमोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगर किसी बच्चे का स्पेशलाइजेशन होगा तो। Then देखिए, in the sperm produced by males, there is a 50% chance that it will have a sex chromosome and create a female offspring when it fertilizes an egg। भले ही मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये एक लिखा है कि एक ही एक्स है, लेकिन अब इसका पनेट स्क्वायर बनाइए, मेल है तो पनेट स्क्वायर तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे जीरो बिठाना पड़ेगा। फीमेल का केस फिर देख रहे हैं, फीमेल के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x क्रोमोसोम फिट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ये नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला बॉक्स नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे कौन सी चीज क्लियर होके आती है कि एक बॉक्स में XX, दूसरे में XO, फिर एक बॉक्स में XX, फिर एक बॉक्स में XO। तो मैंने क्या बोला था, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 25%। तो बात तो वही हो गई ना कि यहाँ पे भी 50-50% की प्रोबेबिलिटी है। जो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी आपके सामने मेल और फीमेल की जब आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं, मेल के लिए भी होने की संभावना 50% है और फीमेल होने की भी संभावना जो है वो 50% है, ठीक है। आसान हो गया, क्लियर हो गया। यही है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है किस किस में होता है। ग्रास हॉपर्स में होता है, एफिड्स में होता है, हनी बीज में होता है, हेमिप्टेरा में होता है, बग्स वगैरह जो होते हैं ना छोटे छोटे, उनमें होता है। तो ये सारे आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे उस डिटर्मिनेशन को जो मैंने नेक्स्ट पेज पे बताया है, ये देखिए इस तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पे क्लियर किया है। फीमेल कैरीज 2x क्रोमोसोम्स व्हाइल मेल कैरी ओनली 1x क्रोमोसोम। जीरो रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज नथिंग एट दिस पोजिशन, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस की जब बात करते हैं, 2x है तो दोनों x दीजिए। अब इसके पास एक ही है तो कहाँ से दो आप जबरदस्ती लाइएगा, नहीं, एक x है तो एक ही x रखिए यहाँ पे। देन क्या होगा फिर, ये जो गेमेटोजेनेसिस हो रहा है यहाँ पे, दैट इज x। और फ्यूजन के टाइम में, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, 1x यहाँ से गया, 1x यहाँ से गया, और फिर एक x दे तो रही है फीमेल, बट मेल बेचारे के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसमें कोई डाउट किसी को, इसको नोट कर लीजिए तब तक। ज्यादा क्या थी, 3-4 मिनट का टाइम लगेगा आपको, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ।
हो गया, आगे बढ़ूं मैं? यस मैम। चलिए ठीक है। आज भी हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, म्यूटेशन करने जा रहे हैं। ऐसे तो हर क्लास वही इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखिए, हेडिंग दे दीजिए म्यूटेशन के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म म्यूटेशन, कई बार मैंने आपको बताया है, जगह जगह पे आया था, हमेशा इसका जिक्र होता है ना। म्यूटेशन की जब बात आती है तो यहाँ पे एक छोटी सी बात पहले आपको अपने दिमाग में बिठानी है। वो क्या है? सडन चेंज इन डीएनए। पहले लिखा जाता था, जो हम लोगों ने ट्रेडिशनली याद किया है, दैट इज सडन चेंज इन डीएनए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। अब लगाया जाता है और जेनेटिक मटेरियल। उसका रीजन क्या है? अभी जैसे कोरोना वायरस का केस चल रहा है ना, बोला गया भाई सेकेंड वेरिएंट आ गया तो सेकेंड वेव आ गया उसका। अब बोल रहे हैं थोड़ा बच के रहिए, बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कर दिए कि हमें डर है कहीं ऐसा ना हो थर्ड वेव आ जाए, है ना। इसका ये मतलब है कि इसके म्यूटेशन से डर लग रहा है सबको कि कोरोना वायरस कहीं ऐसा नहीं हो कि म्यूटेशन करके कुछ नई चीज बना दे जो पुराने वाले से ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ठीक है, आप बोल तो रहे हैं म्यूटेशन म्यूटेशन, बट हमें चीज कुछ क्लियर नहीं हो रही कि ये होता क्या है। ठीक है, बच्चे कहाँ फंसते हैं कि म्यूटेशन को आखिर हम समझें कैसे। ठीक है, उसको ऐसे और इस तरीके से आप समझिए, जब म्यूटेशन की हम लोग बात करते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सडन चेंज इन, नॉट ग्रेजुअल। पहले तो ये बात बैठाइए अपने दिमाग में, सडन चेंज इन डीएनए, सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल। भाई डीएनए का कॉपीराइटेड पहले हमने इसको समझ के रखा हुआ था, बट वैसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। तो क्यों ना हम इसको पहले ही करेक्शन कर दें यहाँ पे कि डीएनए के साथ साथ अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, उसमें आप अगर थोड़ी सी भी फेर बदल कर रहे हैं, उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेस्ट वे इज दैट आप उससे कंसर्न्ड या उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, यही सेम टॉपिक सिकल सेल अनीमिया का पेडिग्री एनालिसिस के बाद आपकी बुक ने बताया है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं इसको बिना समझाए आपको ये टॉपिक समझा ही नहीं सकती। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 या 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली चीज, आप पहली बात जो है वो दिमाग में ये बिठाइए कि सिकल सेल अनीमिया जो होता है, क्या होता है? सिकल सेल अनीमिया होता है। ठीक है, उस केस में आपके आरबीसी का जो शेप है वो बाई कनकेव की बजाय कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? बाई कनकेव की बजाय सिकल शेप्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? सिकल शेप्ड हो जाता है। ठीक है, यही हम लोग जिक्र करेंगे अभी। बहुत आसान है, बहुत इजी। अगर आपको डीएनए आरएनए थोड़ा भी समझ आता है, नहीं समझ आता है तो मैं भी समझा रही हूँ आपको। ये केस जो है सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने का काम करता है। इसके बाद आप कभी नहीं बोलेंगे ना कि हमें डाउट हो रहा है कि म्यूटेशन होता क्या है, कभी नहीं, नेवर। इसके बाद आप कभी इस चीज को नहीं बोलेंगे। ये थोड़ा ब्लर हो गया, इसको सही कर देना, इतना नहीं जरूरत थी जूम करने की, आप लोग को नजर आ ही रहा होगा।
सबसे अच्छा Yes, और ma'am. जीता जागता एक, हाँ जीता जागता इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉइंट। अच्छा, पॉइंट मतलब क्या होता है? 1 पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या होता है? 1 पॉइंट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। और एक चीज देखिए जो इस बेचारे ने साफ साफ बिल्कुल दिखाया है, बाय कनकेव शेप होता है किसका? आरबीसीज का। किसका? आरबीसीज का। कोई गांव का बंदा आपसे बोलता है भाई मुझे बताओ ये सिकल सेल अनीमिया में होता क्या है ना? आप क्या बोलेंगे उसको? सिकल सेल अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो आरबीसीज थे, ये जो आरबीसी हैं, ठीक है, इनका शेप पहले कैसा था? बाय कनकेव था। पहले कैसा था? बाय कनकेव था। क्या मतलब है इसका? ये इधर से भी अंदर की तरफ चपटा होगा और इधर से भी अंदर दूसरे साइड से भी क्या होगा? चपटा होगा। ये व्हाट इज द शेप? बाय कनकेव। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? बाय कनकेव बोलते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी होता है। एरिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल। एरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट मीन्स सेल। ठीक है, तो ये क्या है? आरबीसीज है। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? आरबीसीज। ठीक है, खासियत क्या होती है कि ये जो शेप अक्वायर करता है, दैट शेप इज बाय कनकेव। यहाँ लिखने की बजाय मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में दे देती हूँ ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, मैंने बोल दिया अभी आपको एक छोटी सी बात, सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल की बारी आती है अब यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया occurs due to point mutation. Point mutation is the key word. Due to point mutation. आगे फ्रेम शिफ्ट भी समझाऊंगी बट पहले पॉइंट समझ लीजिए। एक पॉइंट का समझ गए तो फिर क्या दिक्कत? ठीक है, एक सिर्फ पॉइंट मात्र में जब यहाँ पे फर्क और वेरिएशन आया है तो अर्थ का अनर्थ हो गया, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या हो गया? अर्थ का अनर्थ हो गया। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे कि इसके केस में, इन केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, इन केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, बेचारे को कैपिटल में लिख देते हैं, एस को एटलीस्ट कम से कम इतना इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, अनीमिया मतलब वैसी सारी बीमारियां जिसमें खून की कमी, क्या मैं बहुत सारे मतलब होते हैं इसके। इन केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज, आरबीसीज बिकम, कैसा हो जाता है? आरबीसीज बिकम sickle shaped, sickle shaped instead of biconcave shape, biconcave shape। बाइकॉनकेव की बजाय उसका शेप कैसा हो जाता है? सिकल शेप्ड हो जाता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर होगी मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ बाइकॉनकेव शेप। चलिए अब समझना स्टार्ट करते हैं। बहुत लिख लिया, आगे और डिटेलिंग है इसकी, आगे हम उस सेक्शन में जाकर बात करेंगे, अभी इतना सफिशिएंट है। अब देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि इस डायग्राम में ये सब क्या लिखा हुआ है आपके सामने, है ना? पहले तो जो रिप्रेजेंटेशन है उसको समझिए।
ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं कहाँ से उठा के क्या दे दिया इसने, ठीक है, ऐसे समझिए। ये जो है ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये जो है ये CAC जो बैठा है ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, राइट। तो इसको ओपन करके क्यों लिखा है, तो ये जो डीएनए होता है उसको स्ट्रेट करके ओपन करके हमने ऐसे दे दिया है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए से फिर ये वैलिन, व्हाट इज वैलिन, इट्स अ काइंड ऑफ, क्या है ये, अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड का चेन बना के आप क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि डीएनए जो है ये आरएनए बनाता है, आरएनए जो है ये प्रोटीन बनाता है। अच्छा, पहले इतनी बात समझ आई कि क्या रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटेशन, यस और नो, पहले इतनी बात समझ आई है ना। यस मैम। ये और इसके ऊपर में ये जो लिखा है ना ये सब क्या है, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। हाँ हाँ, मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में सिखाया था, एडेनिन की पेयरिंग थायमिन से होती है, गुआनिन की पेयरिंग साइटोसिन से होती है, साइटोसिन की पेयरिंग गुआनिन से होती है, थायमिन की पेयरिंग एडेनिन से होती है ना। तो इस तरीके से करके आप जब इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको अभी क्या सिखाने वाली हूँ, जब आप डीएनए के नॉट ऑन कंप्लीट स्ट्रैंड, जब डीएनए के एक पॉइंट पे, डीएनए के एक पॉइंट पे आप एक बिल्कुल छोटा सा चेंज लाते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में ब्लड में जो आरबीसीज ये घूम रहे हैं, ये बेचारे ऐसे सिकल शेप्ड हो जाते हैं और वो अपनी उस कैपेबिलिटी को लॉस कर देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। ये जो केस है आपका, इसको हटाती हूँ इधर से। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको बेसिस क्या दिख रहे हैं, सब क्वेश्चन है इसमें से, एक एक वर्ड भी नहीं बोलूंगी मैं। अगर हम 1 पॉइंट की भी बात करते हैं ना, वो भी क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हम 1 पॉइंट की भी बात करते हैं तो वो भी क्वेश्चन, और कैसे कंफ्यूज किया जाएगा वो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ हमने क्या लिखा है, नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ हमने नाइट्रोजनस बेसिस लिखा है GAG, क्लियर है। यहाँ हमने नाइट्रोजनस बेस क्या लिखा है, GAG। हम लोग सिर्फ एक पॉइंट में, हम लोग सिर्फ 1 पॉइंट में, इस ए की बजाय क्या हुआ, रातों रात कोई चेंज हुआ। ए की बजाय यहाँ पे टी आ गया, इतनी बात क्लियर है, यस और नो, इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका जो होगा मेरे से, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, वो ये आप पूछेंगे मेरे से कि ये जो ए की बजाय मैंने यहाँ पे टी लिख दिया है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ। 1 मिनट आप लोग बने रहिएगा, ये क्यों रिकनेक्टिंग यहाँ, यस मैम। चलिए ठीक है। देखिए तो मैं अभी क्या बोल रही थी कि यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, क्या है, एडेनिन है। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, एडेनिन, ठीक है। ए जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है क्या है, ये एडेनिन है, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले वाले केस में यहाँ पे ये क्या था, इस तरीके से अरेंजमेंट था इसका, GAG, क्या अरेंजमेंट था इसका, GAG, ठीक है। ये नॉर्मल केस है, ये क्या है, नॉर्मल केस है। रातों रात क्या हुआ, अचानक से कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से ये जो ए होना चाहिए था यहाँ पे, इस ए की बजाय टी हो गया, क्या हो गया, टी हो गया,
चेंज तो हुआ था डीएनए में, तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए था हमारी बॉडी में, ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग, है ना, सोचने वाले ऐसा भी सोच सकते हैं। तो सीकल सेल के केस में क्या हो जाएगा, आपने ये क्या किया है, आपने डीएनए के एक स्ट्रैंड के ये बेसेस लिखे हैं, राइट, है ना। डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। चलिए आप लोग बोलेंगे उधर से, जी की पेयरिंग किससे होगी, जी की पेयरिंग किससे होगी, वेरी गुड। ए की पेयरिंग, वेरी गुड। जी की पेयरिंग, साइटोसिन, वेरी गुड। जी यहाँ पे जी की पेयरिंग सी से। साइटोसिन, टी एडेनिन, की पेयरिंग, वेरी गुड। जी की पेयरिंग, साइटोसिन, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो एक मैंने छोटी सी बात समझाई, बाकी जो आपके पास बेसिक पुराना कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, वो यहाँ पे काम आ रहा है आपको, ठीक है। तो when GAG becomes GTG, अब ये सिर्फ ऐसा भी लिख सकता था ना कि ए की बजाय टी आ गया, लेकिन आगे पीछे दिखाना तो पड़ेगा ना कहाँ पे कैसी कौन सी जगह बदल रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। एक स्ट्रैंड ने जब अपना रूप बदला यहाँ पे, दूसरा स्ट्रैंड उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है, अपने आप बदल जाएगा। बिकॉज दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने नहीं लिखा, मैंने आपसे पूछा, आपने उधर से बिल्कुल सही सही जवाब दिया कि जी है तो सी कीजिए, यहाँ पे ए है तो टी कीजिए, जी है तो सी कीजिए। इन द नेक्स्ट केस क्या हो गया, ये सी ए सी हो गया, सी टी सी की बजाय क्या हो गया, सी ए सी हो गया। ये दोनों आपने डीएनए के स्ट्रैंड के बेसिस लिखे हैं। क्या लिखे हैं आपने यहाँ पे, आपने यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड जो है उसके बेसिस आपने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो डीएनए के बेसिस हैं यहाँ पे, इन डीएनए के बेसिस को देख के आरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होता है। क्या होता है, इसको देख के आरएनए का स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, बिल्कुल इसको कॉपी करके। तो सी को देख के आरएनए का स्ट्रैंड में क्या नाइट्रोजनस बेस आएगा, जी आएगा। टी को देख के ए, सी को देख के जी, ठीक है। फिर इधर सी को देख के जी, ए को देख के इट बिकम्स यू, और सी को देख के यहाँ पे जी, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ये जीएजी के लिए इसने यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड लिखा है, और जीओजी के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे वैलिन लिखा है, ठीक है। इसका जवाब आपको यहाँ से कोडोन चार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में करा रही हूँ आगे। अब जैसे मैंने पेयरिंग पूछा, आपने उधर से बिल्कुल फटाफट सही जवाब दिया, है ना। अब मेरे से कोई बच्चा अगर भाई पूछ ले, मैडम आपने सी के लिए जी क्यों लिखा है, तो फिर टीचर का मन करेगा अपना जो सर है वो दीवार में दे मारे। फिर आप सोचिए कि वो टीचर कहाँ से समझाना स्टार्ट करेगा बच्चे को, बात समझ आ रही है ना। जो बेसिक होते हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, बेसिक इज बेसिक। तो देखिए यहाँ पे कोडोन चार्ट में बहुत सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। किसी को भी देखिए बात बराबर है। जैसे मान लीजिए कि एक इसको हम लोग निकालते हैं, किसी को भी देखिए, ये है, चलिए आगे जाके जब मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ाने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, मतलब सॉरी, प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ाने के पहले जो सबसे पहला काम है टीचर के सामने, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है, बच्चे को सिखाना। क्या सिखाना, कि उसको हम कैसे समझाएं या कैसे सिखाएं कि कौन सा एमिनो एसिड किस कोड से रिप्रेजेंट होता है ना। चलिए दिख गया, मुझे लगा ज्यादा ब्लर होगा, बट वैसी कोई खराबी नहीं है, इसमें दिख रहा है एटलीस्ट, बढ़िया है। यहाँ पे बेचारे ने स्टॉप कोडोन भी आपको दिखा रखा है, इससे अच्छा क्या होगा, है ना। देखिए कोडोन चार्ट है, आगे जाके बताऊंगी, डिस्कशन करूंगी। अभी मुझे एक छोटी सी चीज आपको दिखानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये भी नहीं है कि जो बता रही हूँ वो भूल जाइए, फिर मैं आगे पूछ लूंगी, कैसे पुराना कॉन्सेप्ट अभी निकल के सामने आया, ठीक है। देखिए अभी अभी आपने क्या सीखा प्रीवियस पेज पे, जो आपने देखना स्टार्ट किया, ये देखिए, ये GAG है और यहाँ पे GUG है, GAG है और क्या है, GUG है, ये देखिए।
जब आप GAG देखते हैं तो वो ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे GLU लिखा दिख रहा है सबको? यहाँ पे Yes, GLU ma'am. लिखा दिख रहा है? यस और नो? ठीक है। Yes, ma'am. आप हो सकता है आप में से कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता, मैडम ये कहाँ से आया? उसके लिए मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, ये एक तरीका है। ये जो ये सब है ना, ये 1 मिनट में ये पूरा चार्ट में बनवाऊंगी आपको। 1 मिनट लगेगा आपको मेरे सिखाने के बाद इसको पूरा बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी खैर सीख लीजिए कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज दिस? GAG ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, GAG की बजाय क्या हो गया था? GUG हो गया था। ये देखिए वैलिन है यहाँ पे लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वैलिन लिखा हुआ है यहाँ पे। नीट के एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे उस चार्ट में कितने सारे आपको देखने को मिल रहे हैं क्या? उस चार्ट को जब आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो चार्ट की खासियत क्या है कि आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं उसमें। चार्ट में आपको क्या है? बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, और जो सारी चीजों को आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चार्ट को देख के यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है बहुत सारे, क्योंकि आपको अमीनो एसिड्स दिख रहे थे वहां पे। तो ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन मान लीजिए नीट के एग्जाम में, ये भी नहीं बोलूंगे दिया जाता है, दिया गया है। आप खुद भी ढूंढते होंगे तो आपको जरूर मिलता होगा। मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। पहला ऑप्शन ग्लूटामिक एसिड जो है वो वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन वैलिन जो है ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन वैलिन जो है आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन ग्लूटामिक एसिड जो है, ठीक है, ये क्या करता है? फेनाइलएलानिन में कन्वर्ट होता है। अब जिस बच्चे को पता हो वही तो टिक करे ना। अब आप सोचिएगा कि हम तुक्का मार देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है उसके लिए। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे ये क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का या ये रिप्रेजेंटेशन का अपना ये वर्क और काम करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको? और इस चार्ट में आपको वैरायटी ऑफ एमिनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज याद कीजिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया जब हो रहा था तो मैंने आपको फिनाइल अलानिन सिखाया था, याद है बच्चों को? Yes, ma'am. याद है आपको? Yes, ma'am. है ना? एक देखिए नीट का क्वेश्चन बताती हूँ इसमें। फिनाइल अलानिन जो है उसको हम लोग PHE से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? PHE से PH. रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि कोडोन चार्ट में फर्स्ट पोजीशन अक्वायर करता है? कौन सा दिख रहा है? PHE है लिखा हुआ। Yes, क्या ma'am. लिखा हुआ है? PH. PHE, यस। तो ये कोडोन चार्ट में पहला अमीनो एसिड है। क्या है ये? कोडोन चार्ट के अंदर पहला अमीनो पहला एसिड amino है acid. ना। यस, उसका नाम क्या है? फिनाइल अलानिन। क्या नाम है उसका? फिनाइल Phenylalanine. अलानिन। हाँ, तो मैंने आपको बोला था ना कि जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं धीरे धीरे करते करते आपको सारे याद हो जाते हैं। जब हम क्या करते हैं उसको प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट करते हैं। आप प्रैक्टिस में लाइएगा तो ऑब्वियस है कि वो चीजें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। तो मुझे तो Yes, ma'am. आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे अभी ये फिनाइल अलानिन जो है ये फर्स्ट पोजीशन अक्वायर करता है, ये देखिए। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड ये रहा, इसकी बजाय वैलिन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, पूछा जाएगा कि ग्लूटामिक एसिड फेनाइलएलानिन में कन्वर्ट हो गया। फेनाइलएलानिन, अब जैसे कैसे मैंने आपको फेनाइल कीटोन्यूरिया सिखाया, उस दिन आपने फेनाइल अलानिन भी सीखा। उस दिन आपने क्या सीखा? टायरोसिन भी सीखा, है ना? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाते लाते बहुत सारे नेम्स जो है वो बिना देखे फिर बच्चा भी इस टाइप के आसानी से लिख सकता है। ठीक है, वो याद हो जाता है। चलिए, तो इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये सब समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मैंने क्यों लिखा है और मेंशन किया है। ठीक है, तो ये होता है सिकल सेल अनीमिया के केस में। ठीक है, प्रोटीन चेन की जब बात आती है, यहाँ पे किसकी बात आती है? प्रोटीन चेन की जब बात आती है। ठीक है, तो प्रोटीन चेन के केस में क्या होता है? पता नहीं ये कहां से गायब हो गया। प्रोटीन चेन के केस में अभी भी जो प्रोटीन चेन था आपके सामने बना हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ग्लूटामिक एसिड जो वैलिन में कन्वर्ट हुआ है वो प्रोटीन चेन के कौन से पोजीशन पे होता है, तो आपको याद रखना है 6th पोजीशन। क्या याद रखना है? 6th पोजीशन। कुछ ऐसे भी डायग्राम्स होंगे जिसमें 6th पोजीशन शो किया होगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया का क्या चाहिए आपको? म्यूटेशन चार्ट चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी 6th पोजीशन वहां पे दिखा रखा है, आप देखिए किताब में, उसके थोड़ा आगे जाके होगा कहीं पे है, लेकिन जरूर 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन सिकल सेल अनीमिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, कहीं पे भी पूछा जाएगा, बट वो पूछा जाता है। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो रहा है, ये 6th पोजीशन पे कन्वर्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए शो कर दिया इसने। यही मैं आपको तब से बोल रही हूँ कि ग्लूटामिक एसिड पोजीशन पर भी क्वेश्चन है नीट के एग्जाम में। 5th पोजीशन पे चेंज होता है, 6th पे चेंज होता है, 3rd पे चेंज होता है, 4th पे चेंज होता है। क्वेश्चन बनाने की बात है, एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है कि आपने कितने बारीकी से उस टॉपिक को पढ़ा था एग्जाम के टाइम में, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या दिक्कत है इसको? यहाँ पे ये जो 6th पोजीशन है इसमें शो कर रखा है, ये अच्छी बात है इसकी। चलिए मैं लिख देती हूँ धीरे धीरे इसके बारे में। बेचारा तो जान ही रहा, अच्छा डायग्राम है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। सिकल सेल अनीमिया समझने में कोई दिक्कत किसी को? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई दिक्कत हो? नहीं ना, आसानी से आपको समझ, मैंने एक एक चीज बारीकी से याद कराई है आपको। क्या चेंज हो रहा है, इवन की आरएनए का सीक्वेंस कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है नीट के एग्जाम में। मैंने आपको बोला मैं लाइन भी नहीं बोलूंगी, ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैंने अभी की क्लास में आपको समझाया है, सब के सब अपने आप में क्या है, क्वेश्चंस हैं। कोई भी किसी से कम नहीं है, सारे क्वेश्चंस जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसी को दिक्कत थी बस, ये बेचारा तो आ गया, उसको मैं कोशिश करूंगी, बाद में आता है तो मैं सेट कर दूंगी यहाँ पे। वहां पे आपको दिख रहा होगा कि चेन में 6th पोजीशन नजर आ रहा था, आपको दिख रहा था ना, है ना। 6th पोजीशन पे कैसे वो चेंज होके गया था वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा था, ठीक है। फटाफट इसके क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाती हूँ आपको। चलिए उसको मैंने लॉक नहीं किया था इसलिए बेचारा उड़ गया वहां से, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चंस देखते जाइए, नेक्स्ट जो है हम लोग जिक्र करते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपसे इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकल सेल एनीमिया के रिगार्डिंग, या फिर जो भी मैंने सिखाया है अभी तक, तो प्रैक्टिस के लिए आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मेंशन द अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट, आंसर दीजिए उधर से, कोई भी आंसर दीजिए उधर से। मेंशन द अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब समझते हैं, एक को हटा के दूसरा आ जाता है उसकी जगह पे, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट बोलते हैं। मेंशन द अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट इन सिकल सेल अनीमिया। आंसर दीजिए उधर से कोई भी। ग्लूटामिक एसिड इनटू वैलिन। हाँ ठीक है, वेरी गुड, यही पूछ रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मेंशन द अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट इन सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, देन सेकंड क्वेश्चन। इन नॉर्मल RBC, in normal RBC, which amino acid, देखिए कैसे कैसे घुमाया जाएगा आपको। in normal RBC which amino acid
occupies sixth position on प्रोटीन चेन। अब दीजिए आंसर, क्या हो जाएगा? Glutamic पहला acid. वाला वेरी गुड, Glutamic ठीक है। हाँ, 6th पोजीशन ऑन, वो प्रोटीन के यहाँ पे चेन्स होते हैं, बीटा ग्लोबिन चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन, उसमें बीटा ग्लोबिन चेन पे होता है, बट मैंने अभी मोटे तौर पे दे दिया है ऑन प्रोटीन चेन। अल्फा बीटा मैंने नहीं लिखा, आगे जाके मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए, एक अभी जो मैंने बताया वो क्वेश्चन पूछ रही हूँ। विच अमीनो एसिड represent फर्स्ट पोजीशन इन कोडोन चार्ट। अब बोलिए, ध्यान दीजिए। Phenylalanine. चलिए, वेरी गुड, दिमाग तेज है आप लोगों का। फर्स्ट पोजीशन इन कोडोन चार्ट, ये सब चेक करता है कि कितने बारीकी से आपने किसी टॉपिक की पढ़ाई करी थी इन कोडोन चार्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। what is the shape of normal RBC? अब दीजिए आंसर। Biconcave. Biconcave. RBC बाइकनकेव, यस। छोटी क्लासेस में भी आपसे पूछा जाता था, मैंने तो इसको बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में देखा है, इसको पूछा गया है कि आरबीसी का शेप क्या होता है। अभी 2021 चल रहा है ना, 2020 या 19 दोनों में से किसी साल का बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए, पूछा गया था ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, देखिएगा आप ध्यान से, जरूर दिखिएगा आपको उसमें, है ना। तो यही सबसे बेसिक से उठा के Yes, पूछा ma'am. जाता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरे प्लेनेट से कोई क्वेश्चन कहीं पूछ लेगा आपसे। चलिए, यानी डॉक्टर इंजीनियर भी कई बार अपने जॉब को छोड़ के जब थोड़ा फेडअप हो जाते हैं तो इन सब की प्रिपरेशन करते हैं नहीं करते हैं, है ना। तो उसमें भी बेसिक से आपसे पूछा जा रहा है आरबीसी का शेप क्या है। अब बच्चा जीके या फिर हिस्ट्री तो रट ही रहा है, बट बेसिक जो आपकी बॉडी की चीज है वही नहीं पता बच्चे को, तो ये क्या जॉब करेगा, है ना। तो इस तरीके से करके बेसिक क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, what is the reason of सिकल सेल एनीमिया? अब बताइए, Point रीजन mutation. ऑफ, पहली लाइन देखिए जो मैंने लिखा है, यस, वेरी गुड। व्हाट इज द रीजन ऑफ सिकल सेल एनीमिया? चलिए, आप लोग जितना ध्यान दे रहे हैं, भगवान करे पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे बच्चे कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज ले लें। समझिए, आपके सारी पढ़ाई जो है वो फ्रूटफुल हो जाएगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि इस बार बिना बोर्ड का एग्जाम दिए बच्चे आपके साथ कंपटीशन में बैठे होंगे अपियरिंग में। अभी अगर इस साल हो उसकी बात नहीं कर रही, नेक्स्ट ईयर तो बैठेंगे ना आप अपियरिंग में, सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप बारीकी से इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का ये मिलेगा क्वेश्चन आपको 2000%, देखिए जाके नीट के प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ये तभी मैं बोल रही हूँ। सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है? पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, इवोल्यूशन की वजह से होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से होता है, जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे आपने रीजन बताया है, नेक्स्ट लिखिए, रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन Ma'am.
लगी आप लोगों को? Yes, ma'am. रिप्लाई करेंगे उधर से? हाँ, वो Yes, फोन ma'am. में था ना, मैंने उसका ऑडियो कनेक्ट किया था, कनेक्ट कर दी। चलिए ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट करती हूँ, उसमें हो ही नहीं रहा कनेक्ट, पता नहीं आज कभी कभी रहते रहते नेटवर्क पे क्या हो जाता है। चलिए, तो 6th क्वेश्चन जो था वो मैं दे रही हूँ आपको यहाँ पे। रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन, represent and explain the case of, या केस वेस लिखने की क्या जरूरत है, सीधा दे देते हैं रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, है ना। इसको आपको रिप्रेजेंट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। अब देखिए, अब जो है ये इस टॉपिक से मैंने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। रिप्लेसमेंट बता दिया आपने, पहले मैंने पूछा है रिप्लेसमेंट क्या है, तो आपने बोला ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वैलिन, ठीक है। आरबीसी का शेप, नॉर्मल शेप कैसा होता है, बाइकनकेव होता है, ये भी बता दिया आपने, ठीक है। और रीजन क्या है इसका, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक। तो इस तरीके, हाँ, आरएनए के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या रिप्लेसमेंट हुआ था यहाँ पे, तो एडेनिन की बजाय यूरासिल आया था, याद रखिएगा। मेंशन द नाइट्रोजनस बेस रिप्लेसमेंट इन आरएनए इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए इस तरीके से पूछा जाता है। मेंशन द nitrogenous base, mention the nitrogenous base replacement, mention the nitrogenous base replacement in RNA, not DNA। DNA में नहीं पूछ रही मैं, इसमें बच्चा कंफ्यूज करता है। in RNA strand during sickle cell anemia, during sickle cell anemia, ठीक है। ये भी हो गया। सिकल सेल एनीमिया के केस में आपको क्या करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर यहाँ पे हो जाएगा GAG बिकम्स GUG। नाइट्रोजनस बेस पूछा है तो पहले आपने ये लिख दिया, बट ये राइट आंसर नहीं होगा। नाइट्रोजनस बेस रिप्लेसमेंट पूछा है तो एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। वो जो एडेनिन था उसकी बजाय अब जगह किसने ले ली है, यूरासिल ने ले लिया। अगर डीएनए के केस में पूछा तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा, एडेनिन को रिप्लेस करके थाइमिन आया। फिर क्या होगा, आरएनए के केस में एडेनिन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ रहा है, यूरासिल आ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं है ना। मैम यूरासिल का ये स्पेलिंग क्या होगा? यूरासिल का देखो, URACIL, ठीक है, ये लिखेंगे यूरासिल का। अब देखिए, ये तो खैर म्यूटेशन का जिक्र था। मैंने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था अभी आपको, म्यूटेशन का स्टार्ट किया था जी। म्यूटेशन का जब मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट किया तो उसमें मैंने आपको कौन सी बात सिखाई, मैंने आपको सिखाया कि जब सडन चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन। तो जब एक पॉइंट में आप गलती से, हाँ आप नहीं कर रहे, अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछते कि व्हाट इज द कॉज ऑफ म्यूटेशन,
है ना, ऑब्वियस है। जब आपको मैं ये चीजें समझाऊंगी तो एक अगला क्वेश्चन और आता है बच्चे के दिमाग में कि जब ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आ रही है, क्रोमोसोम में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे, यानी कि इसके लिए एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एक वर्ड आप क्या सुनेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, म्यूटाजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस, ठीक है। म्यूटेशन कराने वाले एजेंट को म्यूटाजेन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जो म्यूटेशन कराता है उस एजेंट को हम लोग म्यूटाजेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहले मैं लिख दूं यहाँ पे, म्यूटेशन कॉजिंग agents are known as म्यूटाजेंस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? म्यूटाजेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए, और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पे? एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे आपने ना, मतलब कुछ केमिकल्स वगैरह भी देखे होंगे। बहुत सारे तो मेडिसिनल ड्रग के ऊपर भी लिखा रहता है कि ये म्यूटाजेन की तरह काम कर सकता है, म्यूटेशन कॉज कर सकता है। जैसे कैसे, एक अगर आप लैक्मे का काजल भी उठा के लाते हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता है इट मे बी कार्सिनोजेनिक, है ना, वो भी हाथ खड़े कर लेता है। भाई आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं, अपने रिस्क पे यूज कीजिए इसका, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल there are many chemical and physical factors जो क्या कर सकते हैं? म्यूटेशन कर सकते हैं। फैक्टर्स दैट include mutations नेक्स्ट लिख लीजिए, यूवी रेडिएशन का तो बहुत नाम है इसमें। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस can cause mutations in organisms कुल मिला के एक ही बात है। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जो नाइट्रोजन बेस को डिस्टर्ब करके उसको आगे लीड करे कुछ ना कुछ चेंजेस के लिए। ठीक, तो इसका क्या मतलब हो गया? ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? इट इज अ म्यूटाजेन।
जैसे मैं यहाँ पे म्यूटेशन आपको सिखा रही थी, तो इसका ये क्या मतलब हो गया कि ये क्या है, ये भी बेचारा एक बेचारा तो नहीं है, मतलब म्यूटेशन कॉज करने का काम करता है, तो इट इज अ म्यूटेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। एट क्वेश्चन लिख लीजिए। What do you understand by? What do you understand by? Understand by mutagens? By mutagens give। ये तो मैं लिख रही हूँ ना, ये आप हमेशा के लिए वेल नोन समझिए। अगर आपको कभी नहीं भी बोला जा रहा है एग्जाम में कि एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल के बिना कोई भी टॉपिक है वो इनकम्प्लीट होता है, वो आपको देना ही देना है, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे आपकी मर्जी नहीं हो। कुछ भी पूछा जाता है तो एग्जाम्पल देना मस्ट होता है उसमें, है ना। गिव एग्जाम्पल्स हो गया। अब देखिए, तो हम लोग क्या सीख रहे थे अभी, म्यूटेशन सीख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये वैसा कोई भी एजेंट, कोई भी फैक्टर जो क्या करता है, म्यूटेशन को कॉज करने का काम करता है, वो क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब एक और चीज है, मैं तो यहाँ पे म्यूटेशन पे चल रही थी, ये टॉपिक मैंने क्या लिया था, यहाँ पे म्यूटेशन लिया था, ठीक है। तो म्यूटेशन जो है ये हो सकता है किसकी वजह से, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर। ए आया तो पूरा बदल गया, यहाँ पे टी की बजाय यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे ए की बजाय टी आ गया। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने वजह बताई है वो आपको वो पॉइंट म्यूटेशन बताया है। एक और नेक्स्ट रीजन निकल के सामने आता है, कई बार क्या होता है कि डिलीशन और इंसर्शंस भी हो सकता है बेस पेयर का, ठीक है। उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ नेक्स्ट पेज पे एक फोटो लगाने की। चलिए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी काफी इजी आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। सिकल सेल अनीमिया जो बच्चा समझ गया ना, ये जो अभी मैंने सिखाया, उसके लिए फिर सारी चीजें इजी होती हैं, फिर वहां पे समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। चाहे तो कुछ आप ऐड कर दीजिए, चाहे आप कुछ भी डिलीट कर दीजिए, सब किसके अंदर आता है, एक से ज्यादा ऐड हो गया, एक से ज्यादा डिलीट हो गया, तो ये सब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर आता है। ठीक ही है, क्लियर ही है, मुझे लगा ब्लर होगा बट वैसा कुछ नहीं, ठीक ही है। देखिए, म्यूटेशन टॉपिक है तो इसी को देखिए ध्यान से। अगर मैं क्या करूं, नाइट्रोजनस बेसिस बना रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ, नाइट्रोजनस बेसिस मैं बना रही हूँ, फॉर्म कर रही हूँ। और उसको बनाते वक्त मैंने क्या किया, या तो कुछ ऐड कर दिया मैंने या कुछ डिलीट कर दिया। यहाँ पे इंसर्शन का केस है, जब आप बाहर से कुछ उसमें ऐड करते हैं उसको इंसर्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसर्शन बोलते हैं। लेकिन जब आप कुछ डिलीट करते हैं उसमें मैं यहाँ पे केस बताती हूँ, यहाँ पे तो लंबा लेंदी लिखा है, इधर देखिए मेरी तरफ मैं आपको छोटा सा समझाती हूँ। देखिए, अगर क्या किया मैंने, यहाँ पे लिखा ए टी जी सी ए टी, ऐसे लिखा मैंने जी। क्यों किया है तीन तीन का, पता है आपको, देखिए तीन का सेट किया है, फिर यहाँ पे एक डिमार्केशन लाइन दिया, फिर तीन का सेट दिया है, फिर डिमार्केशन लाइन दिया है, ये यहीं से आ रहा है। ये जो आपने नॉलेज लेनी स्टार्ट करी थी कोडोन चार्ट की, ये देखिए
जब नाइट्रोजनस बेसिस ट्रिपलेट में एक साथ होके एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। पूछा जाएगा कोडोन में कितने नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है? गारंटीड है ये टोटल 64 है। इसमें जब आप काउंट कीजिएगा 64 है, और इन 64 के 64 में इस चीज की गारंटी तो जरूर है कि ये सब के सब 3 नाइट्रोजनस बेसेस से कोड हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या किया है, आपको यहाँ पे कोडोन के फॉर्म में ही दिया है। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका भी यही है कि आप यहाँ पे 3 लिया आपने, फिर 3 लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे AGC लिख दिया, फिर आपने 3 लिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या किया, बाहर से एक A ऐड कर दिया यहाँ पे। अब सबकी जगह बदल जाएगी। जैसे कैसे यहाँ पे समझाया है, मैं क्लियर करती हूँ आपको। पहले जो ATG, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला आ गया यहाँ पे ATG। फिर क्या हुआ, ए जो है ये सी को बोलेगा भाई तुम जाओ, मैंने तुम्हारी जगह ले ली, इसको धक्के मार के आगे कर देगा। ए सी ए, ये हो गया। अब जब ये ए सी ए हो गया तो ये हो गया TAG। क्या हो गया? ये TAG हो गया, है ना? देखिए, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये आप इसमें क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ऐड करने का काम कर रहे हैं। और एक केस होता है डिलीशन का। डिलीशन का मतलब है कि इसमें से मान लीजिए मेरी मर्जी, मैंने क्या किया, टी को गायब कर दिया, मतलब एक पूरा बेस पेयर गायब हो जाएगा वहां से। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिलीशन बोलते हैं। इंसर्शन का उल्टा क्या होता है? डिलीशन होता है। इसमें ना तो कुछ नई बात है, ना ऐसी चीज है कि आप समझ नहीं सकते। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। समझ आया आपको? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे इसने साफ साफ लिखा भी है, मेंशन भी करा है इस चीज को। बताया है इसने कि डिलीशन एंड इंसर्शन आर नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस यूजुअली हैव सीवियर consequences। होगा ही भाई, एक पॉइंट म्यूटेशन आया था तो उसका अनर्थ हो गया, तो ये तो सीवियर होगा ही होगा, कॉमन सेंस है। Since the gene is effectively destroyed and the protein can no longer be made, बेचारा डिस्टर्ब कर देगा। अब ये कुछ और प्रोटीन बना रहा था, ये आ गया बीच में टांग अड़ाने के लिए, है ना? तो यहाँ पे देखिए, इसको देखिए ध्यान से, CGA नीचे वाले को देखिए, समझ आ जाएगा। CGA AGT, यहाँ पे ATA TAT था, इसको धक्के मार के यहाँ पे GC बैठ गया बीच में। तो इसको क्या किया, AT यहाँ से बाकी सारे को आगे करके, और ये बेचारा बाहर ही हो गया AT जो है। तो ऑब्वियस है कि प्रोटीन के सिंथेसिस में ये क्या करता है? डिस्टरबेंस कॉज करने का काम करता है। हर तरीके से क्या करेगा? ये उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को? नहीं ना? तो ये जो टाइप है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, किसका टाइप है ये? डिलीशन। ये जो है यहाँ पे, ये एडिशन का टाइप। एग्जांपल जो आपको दिया है, इसको आप एडिशन टाइप भी बोल सकते हैं, इंसर्शन भी बोल सकते हैं। देखिए, डीएनए विथ इंसर्शन, यहाँ पे क्या शो कर रहा है? डीएनए को आपने यहाँ पे इंसर्ट करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? नेक्स्ट लिख लीजिए, व्हाट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन? What is frame shift mutation? Frame shift mutation. एक ही क्वेश्चन और रह रहा है, थोड़ी और एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। एक और जो क्वेश्चन है वो भी मिल जाएगा आपको, है ना? ये देखिए, हम लोग म्यूटेशंस लिख रहे थे। अब देखिए,
तो जब पॉइंट म्यूटेशन आपने देखा तो उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया, है ना। पॉइंट म्यूटेशन ही इतनी तबाही मचाने के लिए काफी है। तो आप सोचिए कि जो फ्रेम शिफ्ट है वो कितनी तबाही कॉज करेगा, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं और ये सारे जो चेंजेस हैं आपको यहाँ पे किसमें देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। आप किसमें देख रहे हैं ये सारे चेंजेस, जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। एक यहाँ पे था ना वीन एक्सटेस का, चलिए यहाँ थोड़ा स्पेस हम लिख देती हूँ समझाने के लिए आपको, इसको डिटेल में ये देखिए। पहली चीज कि जब आप देख रहे हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो किसमें हो रहा है वो चेंज, किसमें हो रहा है, डीएनए में हो रहा है। तो इसका टाइप क्या हो सकता है, लॉस। लॉस का मतलब क्या है, डिलीशंस। डिलीशंस, ठीक है। और गेन का मतलब क्या हो गया, इंजर्शन। मतलब आप उसमें कुछ क्या कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए ही तो है, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है। ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्ट इन ऑल्टरेशन मतलब समझ ही रहे हैं, चेंज लाएगा, ये जो था पहले में उसी में कुछ चेंज होना, उसको ऑल्टरेशन बोलते हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं टेलर के पास जा रही हूँ कपड़े ऑल्टरेशन के लिए देने के लिए, ऐसा थोड़ी कि आप ग्रीन कलर का कपड़ा दे के आए तो वो रेड बना के दे देगा उसको, नहीं, जो आपने दिया है उसी में कुछ चेंजेस करेगा वो, है ना। रिजल्ट इन ऑल्टरेशन इन किसमें, क्रोमोसोम्स। ऑल्टरेशन इन डीएनए दे रहे थे, तो ये चेंज भी किसमें करेगा, डीएनए में ही चेंज करेगा। ये अपने आप गायब हो गया, पता नहीं सेव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है, बाकी जो देखती हूँ अगर ये रिकवर कर दे तो अच्छी बात है। किसी को कोई डाउट आज की क्लास से, आज की क्लास से कोई डाउट मैम किसी को, हाँ मैम बोलिए। बस सीकर का मीनिंग बता दीजिए ना, सीकर मतलब कैसा सेब। देखिए बताती हूँ अभी। पहले तो ये देखना है कि इसने रिकवर किया या नहीं किया, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत से लिखा, पता नहीं है या नहीं, देख लेती हूँ। आ गया है, शुक्र है। लेकिन शायद कुछ पेजेस मुझे मिसिंग लग रहे हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन वाला पेज कहाँ है? हाँ है, बच गया, चलिए। वो जिस पेज पे मैं लिख रही थी ना वो गायब हुआ है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे Yes, कर ma'am. देती हूँ एक क्वेश्चन। पहले रुक जाइए एक मिनट, मैं यहाँ पे ना जिस पेज पे खैर कुछ खास तो नहीं लिख रही थी, बट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उसको। बस वही जो था ना लिखा हुआ एडिशन और डिलीशन का, उसी को मैं लिख रही थी, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देती हूँ। देखिए आयुषी, आप पूछ रहे ना कि सिकल शेप्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है।
सिकल शेप्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को अगर आप ऐसा शेप देते हैं, जैसे मान लीजिए बीच में ये शेप है, ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ भी ऐसे टेपरिंग हो जाए और नीचे की तरफ भी ऐसे टेपरिंग हो जाए, इसको सिकल शेप्ड बोलते हैं। क्लियर है आयुषी? यस मैम। हाँ, इसको सिकल शेप्ड बोलते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल शेप्ड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक 9th क्वेश्चन भी डिलीट हुआ है, वो तो शुक्र है पूरा पेज गायब नहीं किया, वो Yes. पिक्चर की, हाँ वो तो मैं लगा दूंगी। 9th क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने, उधर से बोलिए। What do you understand What by is frame frame? shift mutation? यस मैम, फ्रेम सीट। अच्छा ठीक, ठीक है। मैम हाँ बोलिए। मैम इस क्वेश्चन को आंसर फिर से बता दीजिए। किस चीज का, किस चीज का फ्रेम वीना? शिफ्ट म्यूटेशन फिर से बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बता देती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ये हो गया, और नेक्स्ट लिख लीजिए। मेंशन द सिम्टम्स ऑफ, देखिए यहाँ जो मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ 10वां क्वेश्चन, मेंशन द, उसको मैं बता देती हूँ लिखना कैसे है। मेंशन द सिम्टम ऑफ, सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। देखिए आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कंबाइन करने का काम कौन करता है? आंसर दीजिए उधर से, आरबीसी, आरबीसी। है ना? Yes. तो इसके आंसर में आपको ये लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ मेंशन द सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें आपको लिखना है कि ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी विच becomes sickle shaped from biconcave shape, loses its capability to combine with oxygen। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा ही नहीं तो बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, दिक्कतें आती है वहां पे, ठीक है। और वीना ने पूछा, उसको ऐसे एक लाइन में यहाँ पे लिख लेना है। वीना पूछ रही है कि मैडम फ्रेम शिफ्ट जो है वो मुझे फिर से बता दीजिए, ठीक है। देखिए बताती हूँ आपको फ्रेम शिफ्ट। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये रफी पेज ले लेते हैं, क्यों रिस्क, फिर गायब हो गया। तो देखिए ये डीएनए का स्टैंड है, ठीक है। मैंने इस पे क्या किया, नाइट्रोजनस बेस लिख दिया, मैंने लिख दिया ATGC ATGC ATGC, है ना। ये कोडोन के फॉर्म में हम लोग क्या, ऐसे तो डीएनए के लिए कोडोन वर्ड बोला नहीं जाता, आरएनए के लिए बोला जाता है। एक बात मैं बता रही हूँ आपको, 3 का यहाँ पे सेट हम लोग ट्रिपलेट जो इसको हम लोग मानते हैं, ठीक। क्या किया हमने, ऊपर से डीएनए का स्टैंड है तो ऑब्वियस इसकी पेयरिंग भी हो, पेयरिंग आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं, ATAGC CGATTAGCCG ATTAG, ये जी के लिए लिख रही हूँ, सी और सी के लिए जी, ठीक। आपने यहाँ पे ऊपर से क्या किया है, एक आपने मान लीजिए जी जोड़ा यहाँ पे, तो जी के लिए यहाँ पे सी भी तो आएगा। ये दोनों मिलके आगे, पता है इसको आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि मैडम हमने तो एक ही ऐड किया है तो आप इसको फ्रेम शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं, है ना। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा। देखिए ये इतनी तबाही मचाता है कि इन सबको एक एक जगह खिसकने बोलता है। जैसे मान लीजिए आप मेट्रो में यहाँ पे जैसे ऐसे सीट है, यहाँ पे एक बंदा बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, बीच में थोड़ी भी जगह नहीं है, ठीक है। आपका मान लीजिए ये आप है, आपका कोई फ्रेंड आया, आपने उसको यहाँ पे बिठा दिया जबरदस्ती, ठीक है, बोला नहीं तुम यहीं बैठो, ठीक है। फिर क्या होगा, ये पैसेंजर इसको शिफ्ट करेगा, बोलेगा भाई थोड़ा खिसक के एक बीच में घुस के बैठ जाएगी, ये इसको शिफ्ट करेगा, ये इसको शिफ्ट करेगा, ये इसको शिफ्ट करेगा, ये इसको शिफ्ट करेगा, ये बोलेगा मैं कहाँ नीचे चला जाऊं, यहाँ तो जगह ही नहीं है इधर, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं सब खिसक के। तो इस पूरे फ्रेम के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है,
इस वजह से हम लोग इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। वीना आप क्लियर है? वीना? यस मैम, यस हाँ मैम। हाँ चलिए ठीक है, अब लीव करूं मैं? ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू मैम। एक बार मैं देख लूं कौन कौन सा बच्चा कनेक्टेड है।